हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 2021 की इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस है वो है कैरोसिन ऑयल बर्न केस, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021, ये केस का नाम है। तो आइए अब इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था। जो ये सतपाल है ये एपिलेंट है इस केस में, और जो उनकी वाइफ है पूजा रानी वो क्या है, विक्टिम है इस केस में। तो हुआ क्या, कुछ दिनों से इनके घर पे झगड़ा हो रखा था, और इसी झगड़े के चलते सतपाल ने क्या किया, जो कैरोसिन ऑयल होता है वो अपनी वाइफ के ऊपर डाल दिया और इन्हें जला देती हैं। और अब क्या हुआ कि जो उनकी वाइफ थी पूजा रानी वो 90% तक जल जाती हैं। तो ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। जो विक्टिम है उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तो जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, वो उनका चेकअप करने में लग जाते हैं, और किसी तरीके से इन्हें इतना फिट कर दिया जाता है कि जिससे ये अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे सकें। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मेंशन है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 सब क्लोज फर्स्ट में। तो आइए अब हम ये जानेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जो कि दी गई है ऐसे पर्सन के द्वारा जो मरने वाला है। वो स्टेटमेंट पर्सन लिखकर भी दे सकता है, इशारों में भी दे सकता है और बोलकर भी दे सकता है। और जो भी स्टेटमेंट एक पर्सन अपने मरते टाइम देगा वो कहीं ना कहीं ये बताती होगी कि उसकी डेथ का कारण क्या है, कॉज ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन की जो है काफ़ी वैल्यू है हमारी इंडियन लीगल सिस्टम में। कोर्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो पर्सन मरते टाइम देता है वो सच होती है, उसमें कोई झूठ नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पर किसी पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है। यस, उसका कन्विक्शन बिल्कुल हो सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन होता है ना, ये हमेशा मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करते हैं। वो बयान जब वो पर्सन मरने की हालात में होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। अब हम ये देखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट है कि जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन देता है वो बोलकर भी दे सकता है, वो लिखकर भी दे सकता है और वो इशारों में भी दे सकता है। दूसरी बात यह है, जो भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होगा उस स्टेटमेंट में ये बताना होना चाहिए कि उस पर्सन की किस कारण, किस वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है। और जब भी कोई पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होता है तो ये चीज़ भी वहाँ पे स्पेसिफाई होनी चाहिए कि किन किन हालातों में उस पर्सन की डेथ हुई है। सर्कमस्टांसेस बताने होंगे जब वो स्टेटमेंट दे रहा होगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि और इसका लास्ट इसेंशियल पॉइंट ये है कि जो भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होता है उसका मरना ज़रूरी होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है कि डाइंग डिक्लेरेशन जब भी कोई पर्सन दे रहा होता है तो इन लास्ट उसका मरना ज़रूरी होता है। तो अब हमने जान लिया कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। अब हम आते हैं इस केस के फैक्ट्स पर। तो अब क्या होता है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं विक्टिम के डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और वो उनकी वाइफ जो होती है डाइंग डिक्लेरेशन में ये चीज़ मेंशन करती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं सतपाल, उन्होंने मेरे ऊपर कैरोसिन ऑयल डाला जिसकी वजह से वो जल जाती हैं, जिससे वो विक्टिम जो है 90% तक जल जाती है। तो जो भी चीज़ें इन्होंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट में बोली थी वो रिकॉर्ड कर ली जाती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। अब जो उनके हस्बैंड हैं सतपाल सिंह, वो एक अपील फाइल कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट पूजा रानी ने मैजिस्ट्रेट को दी है वो इसीलिए दी है क्योंकि जिस टाइम पर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा रही थी वहाँ पर पूजा रानी के रिलेटिव्स जो थे हॉस्पिटल में प्रेजेंट थे, इसीलिए उस पूजा रानी ने दबाव में आके अपने रिलेटिव्स के दबाव में आके ये ऐसी स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट दी है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अब
हम इस चीज़ को देखकर डाइंग डिक्लेरेशन को हटाएंगे नहीं। कहा कि हम सिर्फ इसी बेसिस पे डाइंग डिक्लेरेशन को मिसबिलीव नहीं कर सकते कि उनकी वाइफ के रिलेटिव्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। और अब क्या होता है, इन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है विक्टिम पूजा रानी को उनकी जो डिक्लेरेशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है लास्ट में। ठीक है, उनकी डाइंग डिक्लेरेशन उन्होंने दी थी, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई थी मैजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट केस है ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस क्या कहता है। नेक्स्ट केस है नारकोटिक्स केस है। ये केस का नाम है एम संपत वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2021 का ही केस है ये भी। इस केस के फैक्ट्स को जानते हैं। तो क्या होता है, इस केस में पुलिस को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस रोड से 2 ऐसे व्हीकल जाने वाले होंगे जिनमें कैरी कर रखा होगा, क्या कैरी कर रखा होगा, ड्रग्स। एक ऐसा व्हीकल होता है वैन, एक ऐसा व्हीकल होती है वैन, और दूसरा व्हीकल होता है ट्रक। अब क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो इन दोनों व्हीकल्स पर छापा मार लेती है। सबसे पहले पुलिस को वैन मिलती है जिसमें प्रेजेंट होते हैं 3 लोग। जो अब 3 लोग प्रेजेंट होते हैं उसमें उनको बाहर निकाल दिया जाता है और जो है वैन की चेकिंग करने शुरू कर देते हैं पुलिस। फिर जो पुलिस जो है वो सर्च करती है वैन में, तो पुलिस वालों को मिलता है 26 किलोग्राम गांजा उस वैन में। तो नारकोटिक्स एक्ट के सेक्शन 20B में भी यह बताया गया है कि अगर कोई पर्सन ये ड्रग्स वगैरह परचेज करता है या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है इन ड्रग्स की, तो उसे पनिश किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा अंडर NDPS एक्ट 1985 में। अब पुलिस को जब ये गांजा मिल जाता है तो इन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इनमें क्या होता है, ट्रायल कंडक्ट होता है, इनका ट्रायल कंडक्ट होता है यहाँ पर। फिर आगे जाके ये एक्विट हो जाते हैं, फिर इन्हें बरी कर दिया जाता है। अब दूसरा व्हीकल क्या होता है, ट्रक होता है, जिसमें इस ट्रक में क्या होता है, 2 लोग मौजूद होते हैं। एक होता है ट्रक का हेल्पर, एक होता है ट्रक ड्राइवर। तो क्या होता है कि जो ट्रक का हेल्पर होता है उसी का नाम होता है एम संपत। फिर जो पुलिस इस ट्रक में सर्च करती है तो पुलिस को क्या मिलता है, पहले तो पुलिस को मिलते हैं प्याज, और जब पुलिस डीपली सर्च करती है इस ट्रक में तो पुलिस को 3300 kg गांजा मिल जाता है इस ट्रक में भी। इसमें ज़्यादा मिलता है, उसमें क्या है कम मिला था वैन में। तो इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाया जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अगर हम बात करें NDPS एक्ट की, नारकोटिक्स एक्ट की, वो सिंपली यही कहता है, कुछ सर्टेन क्वांटिटी स्पेसिफाई करता है नारकोटिक्स ड्रग्स को लेकर कि सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी के साथ एक पर्सन डील कर सकता है। अब ये ट्रक और जो वैन है ये इतनी क्वांटिटी कैरी कर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। नारकोटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अनएक्सेप्टेबल है ये चीज़ कि वो जो ड्रग्स कैरी कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पर नारकोटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अनएक्सेप्टेबल है। फिर इन दोनों लोगों का कन्विक्शन कर लिया जाता है। और जो ये ट्रक ड्राइवर थे ये भागने की भी कोशिश कर रहे थे वहाँ से, तो फिर इनको इन लास्ट पकड़ लिया जाता है। और जो वो ट्रक हेल्पर थे एम संपत, उनको क्या है, वो भागते नहीं हैं, उनको भी पकड़ लिया जाता है। अब ट्रक ड्राइवर को कन्विक्ट कर लिया जाता है ट्रायल में नारकोटिक्स एक्ट के तहत। फिर इनका केस चला जाता है हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बाद अचानक सडनली क्या होता है, ट्रक ड्राइवर की डेथ हो जाती है। अब बचा कौन, एम संपत, जो कि क्या था, हेल्पर था ट्रक का। अब ट्रायल कोर्ट संपत को भी कन्विक्ट कर लेती है अंडर सेक्शन 20B NDPS एक्ट में। और नारकोटिक्स एक्ट में भी सिंपली यही कहा गया है कि अगर कोई पर्सन सेल करता है या फिर परचेज करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ड्रग्स का, तो उसे पनिश किया जाएगा। 20 साल तक की उसे सजा दी गई और फिर 2 लाख तक का उसे फाइन भी भरना पड़ेगा वहाँ पे। फिर एम संपत पे क्या हुआ, 2 लाख का फाइन लगा दिया गया और 20 साल तक की उसे सजा दी जाती है। फिर जब उनको सजा सुनाई जा रही थी तो एम संपत स्टेटमेंट देते हैं कि मैं एक सिंपल सा ट्रक का हेल्पर था, मेरे को नहीं पता था कि उस ट्रक में ड्रग्स कैरी कर रखे हैं।
कि मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रहा था, मुझे नॉलेज नहीं थी कि उस ट्रक में ड्रग्स फिल कर रखे हैं। मैं एक सैलरी बेस्ड पर्सन यहाँ पर काम करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि इस ट्रक में क्या है क्या नहीं है। तो एम संपत अपना केस अपील करते हैं हाई कोर्ट में। वहाँ पे हाई कोर्ट इनके फैक्ट्स को, स्टेटमेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं और इनकी जो सज़ा सुनाई थी 20 साल की, उसे 15 साल कर दिया जाता है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसको सुनने के बाद, और जो फाइन था इनका 2 लाख रुपए, उसको कम करके 1 लाख रुपए कर दिया जाता है। अब एम संपत एक पिटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो मैं अपनी ये 15 साल की सज़ा जो है पूरी कर चुका हूँ, और जो भी सेंटेंस उसे दिया गया है उसे कैंसिल कर दिया जाए। कहा कि मैं एक सिर्फ हेल्पर था उस ट्रक का, मैंने कोई ये ड्रग्स कैरी नहीं करवाई हैं। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी स्टेटमेंट को कंसीडर कर लिया, मान लिया। फिर क्या होता है, कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे देती है रिलीज़ का। फाइनली एम संपत को बरी कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है वहाँ से। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स 2021 के। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more law videos. Thank you for watching this video.